एस्पिरेंट्स आज एथिक्स के अंतर्गत जिस क्वेश्चन को डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था वो एक केस स्टडी थी, उसे डिस्कस करेंगे। देखिए जो केस स्टडी है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2014 में मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पूछी गई थी और ये भी 20 मार्क्स के लिए थी। तो देखिए जो केस स्टडीज होती है वो ज़रूरी हो जाती है कि आपको 15 मिनट्स विद इन 15 मिनट्स आप उसे सॉल्व कीजिए। 15 मिनट के अंतर्गत आपकी एक केस स्टडी सॉल्व होनी चाहिए ताकि 1.5 घंटे में सारी की सारी केस स्टडी जो 6 केस स्टडीज आती है उसे आप पूरी तरीके से सॉल्व कर लें। चलिए इस केस स्टडी को समझेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। उसके पहले एक कंसेप्ट डिस्कशन करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर। देखिए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक है वो आपके GS4 सिलेबस के अंतर्गत है और ये कभी कभी यूपीएससी आपसे सेक्शन ए में इसका क्वेश्चन पूछता है, तो कई बार सेक्शन बी के केस स्टडी में आपसे इसका क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास बहुत ही बेहतर सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। तो देखिए एक कमेटी का रिकमेंडेशन किया गया था, उदय कोटक कमेटी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, तो उन्हीं रिकमेंडेशन को हम समझेंगे। इन रिकमेंडेशन को आप सीधा का सीधा अपने आंसर्स में एज अ पॉइंट्स यूज कर सकते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधारा जाए। तो देखिए जो पहला उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था या अनुशंसा दी थी वो ये कि जो CMD का पद होता है किसी भी कंपनी में उसे तोड़ा जाना चाहिए। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों पद को अलग किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल एक ही पद बना दिया जाए CMD का। उनकी ये फर्स्ट रिकमेंडेशन थी। सेकंड रिकमेंडेशन ये थी कि जो बोर्ड होता है किसी भी कंपनी का उसमें एटलीस्ट एक सदस्य महिला होना जरूरी है, एटलीस्ट 1 विमेन मेंबर का होना बहुत जरूरी है, उनकी ये अनुशंसा थी। देन जो थर्ड अनुशंसा है, थर्ड रिकमेंडेशन है वो है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी का जो बोर्ड होता है उसमें कम से कम आधे सदस्य इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूप में होना जरूरी है। ये सेबी की भी अनुशंसा है। सेबी भी ये बोलती है, रिकमेंड करती है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स इन अ गिवन बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये उदय कोटक कमेटी की भी रिकमेंडेशन थी। चौथी उनकी रिकमेंडेशन ये है कि जो क्रेडिट रेटिंग होती है किसी भी कंपनी की उसे पब्लिक किया जाना जरूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि आखिरकार कंपनी की रेटिंग है क्या, कंपनी किस रूप में संचालित हो रही है, किस रूप में कार्य कर रही है, ये जरूरी हो जाता है कंपनी के लिए। तो ऐसे में क्रेडिट रेटिंग को पब्लिक किया जाना जरूरी है, ये उनकी चौथी रिकमेंडेशन थी। देन जो फिफ्थ रिकमेंडेशन है उनकी ये है कि जो टॉप 500 कंपनीज होती है, जो टॉप 500 कंपनीज इंडिया के अंतर्गत हैं, वो अपने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का गठन करें और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी के लिए एक IT सिक्योरिटी टीम का भी गठन करें। तो ये उनकी पांचवी अनुशंसा है। तो ये कुछ प्रमुख अनुशंसाएं हैं, कुछ प्रमुख रिकमेंडेशन है उदय कोटक कमेटी की। यदि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित आपको कोई प्रश्न आता है यूपीएससी में GS4 के अंतर्गत, तो आप सीधा उदय कोटक कमेटी का नाम लेते हुए ये रिकमेंडेशन लिख सकते हैं। तो चलिए अब आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यदि आपके पास इस केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस केस स्टडी के क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो जो केस स्टडी है वो प्रमुख तौर पर ये चीज़ कहना चाह रही है कि रामेश्वर हाल ही में नियुक्त हुआ एक लोक सेवक या सिविल सर्वेंट है और जैसे ही वो अपने डिपार्टमेंट में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत काफ़ी सारे मैल प्रैक्टिसेस हैं, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है और वो आपसे रिकमेंडेशन मांगने आया है कि आखिरकार वो करे क्या। तो जो आपको केस स्टडी का इंट्रोडक्शन लिखना है वो इस तरीके से होगा कि आखिरकार पहले आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि आखिरकार कंटेक्स्ट है क्या इस केस स्टडी का। तो आप बता सकते हैं किस तरीके से पब्लिक डिपार्टमेंट में जो वर्क कल्चर है वो बेहतर नहीं है, केस स्टडी इस क्लासिकल डिलेमा को सामने लेकर आ रही है। देन सेकंड आप बताइए कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं, कौन कौन से एथिकल डिलेमास इस केस स्टडी के अंतर्गत है। 2 से 3 नैतिक दुविधाएं दर्शा दीजिए कि केस स्टडी में आखिरकार रामेश्वर के समक्ष, जैसे रामेश्वर के समक्ष एक एथिकल डिलेमा ये है कि क्या वो अपने सीनियर्स के आदेशों का पालन करे या फिर इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा व ईमानदारी के मूल्यों का पालन करे। तो एक नैतिक दुविधा रामेश्वर के समक्ष ये है। 2 या 3 नैतिक दुविधाएं कुछ आप ढूंढिए और इसमें आपको शामिल करनी पड़ेगी कि आखिरकार कौन कौन सा एथिकल डिलेमास केस स्टडी सामने लेकर आ रही है। देन कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, तो एक रामेश्वर स्टेक होल्डर है, एक प्रमुख तौर पर आप स्टेक होल्डर हैं, तीसरे जो रामेश्वर के सीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो स्टेक होल्डर हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन होगा वो आपका कम से कम आधे पेज के अंतर्गत समाप्त हो जाना चाहिए। कंटेक्स्ट दर्शा दीजिए, डिलेमास दर्शा दीजिए, स्टेक होल्डर्स दर्शा दीजिए, ये एक सधा हुआ इंट्रोडक्शन दिखेगा केस स्टडी के अंतर्गत। देन केस स्टडी की जो मेन बॉडी होगी उसमें आपको सबसे पहले ये बताना है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सीधा आपसे डिमांड कर रहा है कि ऑप्शंस दर्शाइए जो आप बताएंगे रामेश्वर को कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि आप रामेश्वर को ये रिकमेंड करेंगे कि तुम रिजाइन कर दो अपने पोस्ट से। तो ये जो ऑप्शन होगा आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों ये ऑप्शन गलत है, ये भी आपको दर्शाना पड़ेगा कि पहला ऑप्शन जो है रेजिग्नेशन का जो ऑप्शन है वो गलत है, तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्यों गलत है। देन सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि आप उसे रामेश्वर को रिकमेंड करेंगे कि ट्रांसफर ले लो, टिके रहो तुम अपने पोस्ट पर, IAS जब बन गए तो बिल्कुल उसी जगह पर रहो लेकिन ट्रांसफर ले लो। लेकिन जो ये पर्टिकुलर ऑप्शन भी होगा वो गलत है, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों गलत है। आप बता सकते हैं कि ये
जो उसकी ड्यूटी होगी, रामेश्वर का जो धर्म है, जो उसकी ड्यूटी है, उससे भागना एक प्रकार से भागने जैसा होगा। तो ये आपको इस प्रकार का जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा। देन थर्ड आप ऑप्शन दर्शा सकते हैं कि कुछ भी मत करो, जहां पर हो वहीं पर बैठे रहो और जैसी चीजें चल रही चलते रहने दो, तो तुम्हारे सीनियर्स भी इससे खुश रहेंगे। लेकिन ये भी जो आपका ऑप्शन होगा वो रॉन्ग होगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों ये गलत ऑप्शन है। देन जो चौथी चीज होगी उसमें आप बताइएगा कि कौन से कदम लेने चाहिए पर्टिकुलरली रामेश्वर को, जो सही कदम होंगे, जो नैतिक कदम होंगे। और आप बताइए कि जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि केस स्टडी आपको 4 से 5 समस्याएं बता रहा है, तो हर समस्या का आपको सोल्यूशन लिखना पड़ेगा और इसे आप 4 से 5 पंक्तियों के अंतर्गत सोल्यूशन को पूरी तरीके से समाप्त कर दीजिए। कि क्या क्या सोल्यूशन आप दर्शाएंगे रामेश्वर को, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन से सोल्यूशन होंगे। तो केवल सोल्यूशन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी है कि जस्टिफिकेशन लिखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि आप रिकमेंडेशन फाइनली ये करेंगे, ये वाला जो स्टेप होगा कि आखिरकार रामेश्वर को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है जस्टिफिकेशन, कि आखिरकार रामेश्वर जब ये चौथा कदम उठाए, फोर्थ स्टेप उठाए, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, तो आखिरकार वो उठाए क्यों। तो जस्टिफिकेशन पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसे आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा अपने आंसर के अंतर्गत। तो देखिए जो केस स्टडी है उसके अंतर्गत 4 प्रमुख समस्याएं दर्शाई गई है। पहला है कि मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो रहा है। देन सेकंड हो रहा है कि पर्सनल यूज ऑफ ऑफिशियल फैसिलिटीज बाय स्टाफ एज वेल एज ऑफिसर्स। थर्ड है कि जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसमें भी चीटिंग हो रही है, वाइड स्प्रेड चीटिंग है रिक्रूटमेंट एग्जाम के अंतर्गत। और चौथी जो समस्या है वो है कि हायर ऑफिशियल मिसकंडक्ट, यानी कि जो हायर ऑफिसर्स भी हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, वो भी इस प्रकार के करप्शन में शामिल है। तो आपको ये चारों जो प्रमुख समस्याएं दर्शाई गई है, उन चारों समस्याओं का सोल्यूशन दर्शाना पड़ेगा। पहला आप बता सकते हैं जैसे मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है, एक लाइन में दर्शा दीजिए कि आप किस प्रकार से इस समस्या को कम करने के लिए या रोकने के लिए कदम उठाएंगे। जैसे आप ट्रांसपेरेंसी या सोशल ऑडिट लागू कर सकते हैं, एक लाइन में लिखिएगा, ज्यादा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्टिफिकेशन को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिफिकेशन को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। सोल्यूशन तो हर कोई लिख देगा यहाँ पर कि क्या क्या सोल्यूशन लिखने हैं, जस्टिफिकेशन बहुत कम लोग लिखेंगे और जो लोग जस्टिफिकेशन लिखेंगे उन्हें ज्यादा अंक दिया जाएगा। देन आपको बताना पड़ेगा कि जैसे पर्सनल यूज ऑफ ऑफिशियल फैसिलिटीज, तो आप बोल सकते हैं कि आप पनिशमेंट को यहाँ पर लागू करेंगे यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टाफ या कोई भी ऑफिसर किसी भी प्रकार से ऑफिशियल फैसिलिटीज का पर्सनल यूज कर रहा है, तो आप स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे, साथ ही साथ पनिशमेंट को भी लागू करेंगे ताकि इस प्रकार की समस्या को कम किया जा सके। यदि रिक्रूटमेंट एग्जाम में चीटिंग हो रही है तो आप बताइए कि आप सीसीटीवी का यूज करेंगे या टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई या फिर डेटा एनालिटिक्स उनका यूज करेंगे ताकि रिक्रूटमेंट एग्जाम के अंतर्गत जो चीटिंग की समस्या है वो कम हो सके। विजिलेंस को लेकर आएंगे ताकि एग्जामिनेशन के अंतर्गत चीटिंग वाली जो समस्या है उसे कम किया जा सके। देन जो हायर ऑफिशियल मिसकंडक्ट है, यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि ये मत लिख दीजिए कि ये सीधा मत लिख दीजिएगा कि आप एक विसल ब्लोअर बन जाएंगे। पहले आप बताइए कि जो सबसे सीनियर मोस्ट अथॉरिटीज हैं उन्हें जाकर आप कंप्लेंट करेंगे हायर ऑफिशियल्स की, ताकि हायर ऑफिशियल्स पर दबाव बने। तो इस प्रकार का एक जो प्रैक्टिकल कदम है वो लिखिए, क्योंकि एक्चुअल लाइफ के अंतर्गत जब रियल लाइफ में आप ऑफिसर बनेंगे और जब आप इस प्रकार की समस्या को देखेंगे कि आपके जो हायर ऑफिसर्स हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, यदि वो किसी प्रकार के मिसकंडक्ट या करप्शन के अंतर्गत शामिल है, तो आप सीधे विसल ब्लोअर नहीं बन जाते। आप एज एन ऑफिसर जो उनसे हायर अथॉरिटीज होती हैं, हायर ऑफिसर से भी जो सीनियर मोस्ट अथॉरिटीज होती है, आप उनको जाकर कंप्लेंट करते हैं। तो ये आपको स्टेप दर्शाना पड़ेगा यहाँ पर कि जब यदि हायर ऑफिशियल मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो आप सीनियर मोस्ट अथॉरिटीज या मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटेरिएट लेवल के पोजीशंस पर जो भी ऑफिसर्स रहते हैं वहां जाकर आप उनकी कंप्लेंट करेंगे। तो ये आपको एक एक लाइन में लिखना पड़ेगा कि क्या क्या कदम आप उठा सकते हैं इन प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए। देन जस्टिफिकेशन दर्शाइए। जस्टिफिकेशन आपका बड़ा होना चाहिए कि जो आपने ये कदम लिए हैं उसे आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है और आप ये बोल रहे हैं कि सोशल ऑडिटिंग लागू करेंगे, तो आप बताइए कि इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है वो लागू होगी। देन यदि पर्सनल यूज ऑफ ऑफिशियल फैसिलिटीज के अंतर्गत आप स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट को लागू करते हैं, तो आप ये दर्शाइए कि इससे जो गवर्नेंस एथिक्स है वो लागू होगी। ये जस्टिफिकेशन होगा आपका। देन आप ये बताइए कि जब आप रिक्रूटमेंट एग्जाम के अंतर्गत आप ये बोल रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो आप ये बता सकते हैं, जस्टिफाई उसे इस तरीके से कर सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स होंगे, विविध कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड लागू होगी। और ये जो पर्टिकुलर स्टेप होगा वो गांधी जी के एथिकल मीन्स एंड एथिकल एंड्स को लागू करेगा। तो आपको ये चीजें दर्शानी पड़ेगी कि कैसे आपने जो ये कदम उठाए हैं यहाँ पर इन समस्याओं को कम करने के लिए, वो कैसे आप जस्टिफाई करते हैं। और जस्टिफाई आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि आप एथिकल थ्योरीज, फॉर एग्जाम्पल कांट या गांधी जी या फिर बेंथम,
इनका इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर सकें। ऐसे में एग्जामिनर को लगेगा कि आपने जो एथिकल थ्योरीज है वो भी ठीक तरीके से पढ़ी हुई है और एथिक्स पर्टिकुलर पेपर पर आपकी अच्छी कमांड है। तो ऐसे आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा अपने सारे के सारे कदमों का। एंड देन 2 से 3 पंक्तियों में निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि रामेश्वर को ज़रूरी है कि वो रामेश्वर के लिए ज़रूरी है कि वो वर्चुअस पाथ यानी कि नैतिक मूल्यों के पथ पर चले, ताकि इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उसे वो ठीक तरीके से हल कर सके। तो ये एक केस स्टडी का अप्रोच होगा कि आपको इस प्रकार के डायमेंशंस को लिखकर जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार के डाउट्स होंगे तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।